हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सामने एक कोटेशन लिखा हुआ है, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। ठीक है, तो हमेशा जीवन में एक बात याद रखें, आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। आपको क्या करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। ठीक, कड़ी मेहनत इतनी करनी है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वहाँ तक जब तक पहुँच ना जाए तब तक आपको क्या नहीं करना है, रुकना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है और आपको हमेशा स्ट्रांग बने रहना है। और एक हमेशा एक चीज़ और याद रखें, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जब तक नहीं होगी किसी कार्य को करने के लिए, तब तक आप उस चीज़ में सक्सीड भी नहीं पा पाएंगे, है ना। हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बुक खोली। ठीक है, बुक खोलने के बाद में आपका मन लग रहा है भैया इंस्टाग्राम में। ठीक है, आपका मन कर रहा है मैं वो रील्स देख लूँ और यहाँ पे बुक रखी है। ठीक, तो क्या आप ये बुक पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बुक के साथ में मान लीजिए आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं कोई। ठीक है, ये ऑनलाइन लेक्चर में आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपका ध्यान जा रहा है, यार मेरे दोस्त ने यार मेरे को ये बात कही थी, अब यार मन नहीं लग रहा, है ना। तो ऐसे नहीं, दोस्त को मारो गोली, वैसे गोली नहीं मारनी है, पर उसको ऐसे गोली मारनी है कि उसको फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड एंड डिलीट करो फ्रॉम योर ब्रेन, है ना। वो आपके, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके सामने सिर्फ किताबें होनी चाहिए, किताबों में लिखे अक्षर होने चाहिए और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रही है या नहीं, आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, रिटेन कर पा रहे हो नहीं। ठीक है, जब तक आप रिटेन नहीं कर पाओगे, जैसे आपसे पूछा था फैट 32। ठीक है, फैट 32 क्या आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी फैट 32 के बारे में आपको सारी चीज़ें एक एक करके, जैसे मैंने बोला वैसे आपके मन में आनी चाहिए। 50% चीज़ें तो आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, 50% भले ही आप भूल जाए, पर वो जब एग्जाम में आएंगी तो आप वापस से उनको रिकॉल कर पाओगे। पर आपको फैट 32 सुन के ही ये याद आ रहा है, ये क्या था, मोटा आदमी था क्या, या ये क्या था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, ये पेन ड्राइव से रिलेटेड था क्या। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, 4 GB था क्या इसमें मैक्सिमम फाइल स्टोरेज लिमिट, है ना। तो अगर ये चीज़ें आपको याद आ रही हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे, और आपको नहीं याद आ रही हैं तो फिर आपको वापस से विचार करना चाहिए इन चीज़ों का कि आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप कितने डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो आ जाइए, देखिए पॉजिटिव एनर्जी रखिए और कड़ी मेहनत करिए। कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने CET का सिलेबस आपके सामने ही, आपको रट गई होंगी चीज़ें। कंप्यूटर का ये देख रहे हैं और ये सीनियर सेकेंडरी का है और ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है आपके सामने। अब देखिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपोजर ऑफ वर्ड। ठीक है, दोनों में सेम है यहाँ तक। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज क्या है, पार्ट क्या होने वाला है, 4th होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 3rd कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी ये 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं सबसे पहले उनको देख लीजिए, उसी के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम एंड फाइल सिस्टम तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब उसके बाद में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये एक रह रहा है सीनियर सेकेंडरी के लिए। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ ग्रेजुएशन लेवल में कौन सा रह रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एक ये हो गया, दूसरा टॉपिक ये हो गया और तीसरा टॉपिक ये हो गया, बस। ठीक है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, ये 3 टॉपिक है जिसमें से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस तो दोनों में सेम है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये ग्रेजुएशन लेवल में एक्स्ट्रा आएगा। इसके साथ एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट ये जल्दी ही हम कंप्लीट कर लेंगे आने वाले 3-4 दिनों में। 3 से 4 दिन में आपका ये कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आ जाइए आगे देखते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन ब्लॉक। इलस्ट्रेशन ब्लॉक का वर्ड में क्या काम है, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप ये देखिए इलस्ट्रेशन ब्लॉक यहाँ दिख रहा है। इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आपको पिक्चर, ये रहा पिक्चर, क्लिप आर्ट इसमें लिखा नहीं है, अंदर ही यही लिखा है ना। ये इसको नीचे शेप को नीचे करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। शेप्स हो गया, ऑनलाइन पिक्चर्स हो गया, स्मार्ट चार्ट, स्क्रीनशॉट, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट चार्ट, है ना, चार्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इलस्ट्रेशन ब्लॉक्स के अंदर मिलेंगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आ सकता है कि इनमें से इलस्ट्रेशन ब्लॉक का पार्ट कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो वो याद क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इलस्ट्रेशन मतलब अच्छा इलस्ट्रेट करके दिखाना है। आप जैसे मान लीजिए कि आपको एक पत्र लिखना है ना, एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा टू द सेक्रेटरी ऑफ द नगर निगम, है ना। फिर आपको पत्र किस चीज़ पे लिखना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, गड्ढों के साथ में बहुत सारा कचरा, कूड़ा, करकट पटक जाते हैं, है ना। और यहाँ पे रोड भी टूटी फूटी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एप्लीकेशन लिखी टू द सेक्रेटरी ऑफ नगर निगम, इनको लिख रहे हो आप, है ना। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने सारी हेडिंग लिख दी। अब उसके बाद में क्या करेंगे, आप ये पिक्चर वाला डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पर इलस्ट्रेशन खोलेंगे, पिक्चर चूज़ करेंगे और आपने क्या करा, अपने फ़ोन से ये फ़ोटो खींच के ले आए थे। ठीक है, पिक्चर वाले से यहाँ पे फ़ोटो चिपका देंगे।
ये गड्ढों की दिखा देंगे, यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पर रोड टूटी हुई है। तो अब क्या होगा, जो आपने ये एप्लीकेशन लिखी है ये और ज़्यादा क्या होगी, इलस्ट्रेटेड हो गई, बहुत ज़्यादा सुंदर और दिखाई दे रही है। इसमें आपने जो चीज़ें बताना चाह रहे हो उसका आपने सबूत भी चिपका दिया एक तरीके से, है ना। तो पिक्चर हो गई, क्लिप आर्ट हो गई, शेप, स्मार्ट आर्ट, है ना, चार्ट। तो आपने क्या है, जो आप एप्लीकेशन या फिर जो वर्ड में काम कर रहे हो आप उसको क्या कर रहे हो, इलस्ट्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मान लो एक बंदे ने अपनी एप्लीकेशन लिखी, दूसरी कॉलोनी वाले ने, उसने भी ऐसे ही एप्लीकेशन लिख दी पर उसने फोटो नहीं लगाई, तो ज़्यादा इंपैक्ट किसका जाएगा, जिसने फोटो लगाई है उसी का तो जाएगा, जिसने फोटो वोटो नहीं लगाई है ना। तो जिसने अच्छे चार्ट नहीं बनाए हैं उसके प्रेजेंटेशन क्या होगा, उसका थोड़ा गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उसको कम नंबर मिलेंगे, अब इसको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वर्ड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं जब हम जो हमारी जॉब लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, है ना, कार्य करेंगे। तो कार्य करेंगे तो हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने का कार्य आएगा, तो वहाँ पे हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे समझ के चलेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। अब देखिए पिक्चर में क्या होता है, यूज़र अपने डॉक्यूमेंट में बाहरी मीडिया जैसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क आदि से अन्य स्थान से पिक्चर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकता है ना। पिक्चर यहाँ पर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकता है और यहाँ पर विशेष फॉर्मेट में बनी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जेपीजी होगा, ठीक है, पीएनजी होगा, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, वो उन फॉर्मेट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जो जो वर्ड आर्ट ने अलाउ कर रखा है, उसके अलावा वाले फॉर्मेट नहीं लेगा, है ना। पिक्चर में डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के बाद उसे विभिन्न तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब आप किस तरीके से उसे दिखाना चाहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का है, ये रहा क्लिप आर्ट, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन के अंदर ये रहा क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट में देखो, क्लिप आर्ट में पहले से निर्मित की गई शेप पिक्चर होती है जिसे यूज़र आसानी से अपने डॉक्यूमेंट पिक्चर या शेप इंसर्ट कर सकता है। वही बात है, डॉक्यूमेंट में आपको कोई पिक्चर छोड़नी है ना। अब इसके अंदर कोई फोटो नहीं होती, वो वाली पिक्चर्स होती है, जैसे मान लो कोई ऐसे कार्टून वाली पिक्चर्स हो गई, ऐसी पिक्चर्स हो गई, इस तरह की पिक्चर्स होती है जो आपके और डॉक्यूमेंट को एनहेंस करे, अट्रैक्टिव बनाए। ठीक है, कोई शेप हो सकती है, ठीक है, शेप्स में क्या होती है, इस तरह की शेप्स होती है, जैसे एरो हो गया, रेक्टेंगल हो गए, सर्कल हो गए, है ना, कर्ली ब्रैकेट्स हो गए। तो इस तरह के शेप्स होते हैं, ये शेप्स के अंदर जाकर आप ये शेप्स ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा शेप वाला, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं किस किस तरीके की शेप्स दिखाई दे रही हैं। ऊपर कोने में देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, दोनों तरफ मैंने आपके लिए लगाया जिससे आप इनको आसानी से समझ सकें। ठीक है, ऑटो शेप एक ड्राइंग होती है जो वर्ड द्वारा पहले से ही निर्मित होती है ना, उसी में लिखी होती है। डॉक्यूमेंट में आवश्यकता अनुसार इंसर्ट की जा सकती है। शेप्स भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे लाइन, एरो, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, है ना, कोई सी भी शेप चुन लीजिए जो आपको अच्छी लगे। ठीक, इन शेप्स में हम टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इन शेप्स के अंदर जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से एक ड्रम शेप बनाई, ठीक है, अब इसके अंदर आपको फ़ोटो चिपकानी है तो फ़ोटो चिपका दीजिए, यहाँ से फ़ोटो उठाइए और फ़ोटो लगा दीजिए किसी की भी। और मतलब यही है, जैसे मान लो ट्रायंगल बनाया आपने, ट्रायंगल 3 लगाए, अब ये ट्रायंगल बनाकर ऊपर मान लीजिए आपके दादा दादी की फ़ोटो लगा दीजिए, इसमें अपने मम्मी पापा की लगा दीजिए, इसमें अपने सारे भाई बहनों की फ़ोटो लगा दीजिए। तो एक तरीके से फैमिली ट्री बना दिया ना आपने ये। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप शेप्स में अपनी फ़ोटो भी चिपका सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। ये सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं स्मार्ट आर्ट। अब देखिए स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, स्मार्ट आर्ट में ऑटो शेप की तरह ही पूर्व निर्धारित कुछ आर्ट्स होती हैं, परंतु ये किस तरीके की होती है, ये इस तरीके की होती है, जैसे मान लीजिए जो आप कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कंपैरिजन दिखाना है ए और बी। ठीक है, ए मतलब आपका भाई है और बी आपकी बहन है। अब आपके छोटा भाई और छोटी बहन के बारे में कंपैरिजन बता रहे हैं कि छोटा भाई ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा नटखट है, बहन बहुत सीधी है ना, और सारे मतलब ध्यान रखती है, सेंसिटिव है, और ये तो थोड़ा सा उद्यमी टाइप का बंदा है, ये थोड़ी फैमिलियर है, सभी के साथ में घुल मिल जाती है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने के लिए बता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, वहाँ से कंपैरेटिव ब्लॉक्स चूज़ कर लेंगे 2 कंपैरिजन के लिए, जितने लोगों में कंपैरिजन करना है उस हिसाब से चुन लेंगे। ठीक है, 3 का चाहिए 3 का चुन लो, 2 का चुन लो, यहाँ से जो भी आपको शेप चाहिए उस हिसाब से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो आप एरो ले सकते हैं, एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके एरो होते हैं ना, यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, दोनों में कंपटीशन दिखाना है तो दोनों को एरो को इस तरीके से बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये कंपटीशन वाला एरो हो गया, इधर से आ रहा है, इधर से ये जा रहा है ना। तो इस तरीके से स्मार्ट आर्ट आपको और ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट को क्या करती है, एनहेंस करती है, स्मार्ट बनाती है। स्मार्ट आर्ट विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु, घटना, किसी क्रिया को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने से संबंधित कलाएँ हैं, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की जा सकती हैं। जैसे चार्ट, अब देखिए चार्ट है, चार्ट क्या होता है, चार्ट में क्या होता है, ये तो स्मार्ट आर्ट हो गए सारे के सारे। चार्ट में इस तरीके से पाई चार्ट हो गया, ठीक है, सर्कल्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये आप ये चार्ट ले सकते हैं, बार ले सकते हैं,
जो भी मतलब है आपको जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, जैसे आपको स्टैटिस्टिकल डाटा लिखना है, ठीक है, आपको 10 साल के आंकड़े बताने हैं, तो आप क्या करेंगे, चार्ट्स में आएंगे, चार्ट में से एक चार्ट चूज कर लेंगे और उस तरीके से जो भी आपकी डिमांड है उसमें से उसका इस्तेमाल करके आप उनका कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आंकड़ों के अनुसार चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है। चार्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, है ना। अलग अलग एरियाज़ में दिखाना है कि कहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है, कहाँ पर फॉरेस्ट कम है, तो आप ये देखते ही ये सारी चीज़ों से आप फैमिलियर ही होंगे, है ना। ये सब कहाँ मिलेंगे हमें, इलस्ट्रेशन ब्लॉक्स के अंदर मिलेंगे। और ये नेक्स्ट देखते हैं हेडर एंड फुटर ब्लॉक। अब देखिए हेडर एंड फुटर ब्लॉक क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए ये वर्ड आर्ट हो गया आपके, ठीक है, ये वर्ड हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके अंदर आपने जो ये पेज लिखा, ठीक, पेज लिखा, यहाँ से आपने लिखना चालू करा, ये सारी चीज़ें ग्राफ डाल दी है सारी, पर यहाँ पर क्या होता है, हेडर ये होता है, ठीक है। हेडर क्या होता है, ये लिखा हुआ भी और एरो भी लग रहा है। तो हेडर ये होता है कि आप हर पेज पर अपनी कंपनी, अपनी फर्म के बारे में प्रेजेंट करना चाहते हैं कि भैया ये हमारा हेडर रहेगा। हेडर में जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे Learn24 अकेडमी कंपनी, तो ये मेरी कंपनी है मान लीजिए, एक तरीके से कंपनी तो नहीं है अभी, तो सिर्फ छोटा मोटा स्टार्ट किया है। तो अब ये देखिए ये जो Learn24 अकेडमी कंपनी है, तो अब मैंने इसका हेडर में चिपका दिया और ये फुटर में क्या है, यहाँ पर डेट डाल दी। जैसे मान लो आज कौन सी तारीख है, आज जैसे मान लो 14 तारीख है, ठीक है, 14/11/2022, यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पे पेज नंबर डाल देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फुटर बोलेंगे। ये नीचे नोट में रहेगा, हर पेज में आएगा। जैसे मान लीजिए बीच का मैटर तो चेंज होता जाएगा, परंतु आपकी कंपनी और ये सेम रहेगी, है ना। जो आपने हेडर लिखी है, हेडिंग लिख रही है, ये सेम रहेगी और साथ में ये सेम रहेगी, डेट सेम रहेगी, पेज नंबर चेंज होता रहेगा हर पेज के आगे, ठीक। अब आ जाइए आगे, देखिए इसमें हेडर एंड फुटर समझ में आ गया क्या होता है। एग्जाम में देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हेडर एंड फुटर में। क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो कितना होता है, तो 0.5 इंच होता है, ठीक है, आधा इंच होता है, ऐसे याद कर लीजिए। 0.5 क्या होता है, इसका हेडर एंड फुटर में जो मार्जिन होता है कितना होता है, 0.5 इंच होता है। आगे इसमें पढ़ भी लेंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हेडर एंड फुटर डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर छापी जाने वाली सूचनाओं को कहा जाता है, ठीक है। हेडर पेज के टॉप मार्जिन पर और फुटर पेज के बॉटम छाप पर होता है। ये मैंने दिखाई दिया आपको, फुटर का है नीचे, हेडर का है ऊपर। अब देखिए हेडर फुटर मार्जिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है। ये देखो 0.5 कैसे है, डिफ़ॉल्ट का मतलब यही है कि जो इसको डेवलपर्स थे, जिन्होंने इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, उन्होंने इसमें पहले से ही जो हेडर का स्पेस रखा वो कितना रखा, 0.5 इंच रखा, और नीचे से भी कितना रखा, 0.5 इंच रखा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। स्पेस दे दिया मैंने इन दोनों के बीच में, हेडर और फुटर के बीच में, यहाँ पर इतना ले लीजिए, ठीक है। चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर के माध्यम से डॉक्यूमेंट का पेज नंबर दिया जाता है। इंसर्ट डेट से क्या कर सकते हैं आप, डेट लिख सकते हैं, इसमें वर्तमान तिथि ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टाइम से वर्तमान समय दे सकते हैं। इंसर्ट नंबर पेज पृष्ठ की संख्या देते हैं। फाइल या ऑटो का नाम देने के लिए अर्थात कोई अन्य वस्तु जोड़ने के लिए इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक किया जाता है। आपको क्या करना है, फाइल या ऑथर, जो फाइल नंबर है या ऑथर है उसका नाम देना है कि फ़ाइल ये वाली कौन सी फाइल है। फाइल है माइक्रोसॉफ्ट फाइल 1, माइक्रोसॉफ्ट फाइल एडोब 1, ठीक है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे दिया फाइल, जो भी नाम देना है वो नाम देने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट करेंगे। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चले आगे। अब देखिए लिंक ब्लॉक के अंदर क्या होगा, आपके अंदर यहाँ पर लिंक लिख रहा होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये हाइपर लिंक ब्लॉक के अंदर ये रहा लिंक ब्लॉक के अंदर ये रहा आपके सामने हाइपर लिंक, ठीक है। अब ये जो हाइपर लिंक है इसका कार्य क्या है, देखो हाइपर लिंक वेब पेज अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, जैसे मान लीजिए आपने ये डॉक्यूमेंट है, ये पूरा नीचे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये सारा इसको हटा दीजिए एक बार को, तो ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको ये ब्लू दिख रहा होगा, तो इसने क्या करा, दूसरे पेज का जो लिंक है वो हाइपर लिंक के माध्यम से यहाँ अटैच कर दिया। जैसे ही आप इस ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको उस पेज पर डायरेक्ट ले जाएगा, ठीक है। जैसे आपने इस पर क्लिक करा तो आप उस डायरेक्ट दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो हाइपरलिंक का कार्य क्या होता है, ये वेब पेज या अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल को दूसरी फाइल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हाइपरलिंक से, ठीक है। हाइपरलिंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक टेक्स्ट हमेशा कैसा होता है, नीले कलर में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीले कलर में दिखाई देता है। ये रहा नीला कलर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये हाइपरलिंक में लिखा हुआ है। अब देखिए हाइपरलिंक की फाइल कंट्रोल प्लस क्लिक के साथ ओपन किया जाता है,
ठीक है। हाइपर लिंक की फाइल कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ में उस पर क्लिक कर दीजिए, ओपन या फिर ऐसे टैप कर दीजिए तो भी खुल जाएगा। फ़ोन में तो टैप करने से खुल जाता है ना, पर अपन क्या वर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं इसलिए कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ में ओपन हो जाएगा। हाइपर लिंक शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+K होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हाइपर लिंक की, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, के होती है। देखो कैसे याद करेंगे, हाइपर लिंक का सबसे लास्ट अक्षर देखिए क्या है, के, तो इसकी क्या हो गई, कंट्रोल के साथ में के दबा दीजिए, ये आपके हाइपर लिंक हो गई। देखो याद करना है, प्लस थोड़ा सा एडवांस लेवल से भी याद करना है कि आपको वो चीज़ और ज़्यादा याद रहे। हाइपर लिंक के आप रट लेंगे पर एग्जाम तक कैसे याद रखेंगे, अगर कन्फ्यूज़न भी आ जाए तो अच्छा हाइपर लिंक पढ़ी थी, और हाइपर लिंक में सबसे आखिरी अक्षर क्या होता है, HYPERLINK, के से के, कंट्रोल+K, ठीक है। ऐसे कंट्रोल+K दबाएंगे तो आपको हाइपर लिंक की शॉर्टकट की याद हो गई। अब आ जाइए, देखिए अपन ने स्टाइल की शॉर्टकट की पढ़ी थी, कितने बच्चों को याद है, ट्रिक से पढ़ाई थी। एसी में बैठकर, किस में बैठकर, एसी में बैठकर कैसे मार रहा था, स्टाइल मार रहा था, है ना, या मार रही थी, जो भी था। तो ऐसे ओल्ड प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यही तो याद करा था अपन ने। तो एसी में बैठकर ऐसे ऐसे याद करा था कि नहीं करा था, जो भी करा था, जो ट्रिक बनाई थी। तो देखो ट्रिकें भी क्या होती है, याद रहती हैं, और ये स्टाइल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइपर लिंक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या ये एक साथ तो याद होंगी नहीं, अब जब लेक्चर पढ़ रहे हैं तभी इसको याद करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, ये याद रहेंगी लंबे समय तक सारी चीज़ें, है ना। अगर हाइपर लिंक को हटाना है तो हाइपर लिंक टेक्स्ट पर राइट बटन क्लिक करके रिमूव हाइपर लिंक कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपने ये हाइपर लिंक ऐड कर दिया है, जैसे इसको हाइपर लिंक मान लीजिए, तो इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, माउस लेके जाएंगे, माउस जैसे ही आप जानते हैं इसका जो ये राइट क्लिक होता है ये लेफ्ट होता है ना, तो राइट क्लिक को क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद में इसमें रिमूव हाइपर लिंक पे जाएंगे और ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब देखो टेक्स्ट, ब्लॉक टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप आर्ट, ये नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमने आपसे क्या है, पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस पूछे थे और किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, आप है ना इन क्वेश्चंस का आंसर दें। जो वीडियोस देख रहे हैं वो जब तक उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे तब तक आप ये मानिए कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे हैं। अब ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा। अब टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर किस कमांड की सहायता से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और अपने अनुसार टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं कि आप किस तरीके का टेक्स्ट आपको चाहिए। अब देखिए वर्ड आर्ट, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट, ये रहा वर्ड आर्ट, इसमें जाएंगे इंसर्ट में, ये इंसर्ट में यहाँ पर इलस्ट्रेशन के साथ में बाद वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट में ये वर्ड देख सकते हैं वर्ड आर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें कि आपको अब यहाँ ही क्लास में इन चीज़ों को याद करना चाहें तो याद हो जाएगा। इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन के अंदर हमें क्या मिला, वर्ड आर्ट मिला, शेप्स मिली, ये सारी चीज़ें, पिक्चर, ये सारी चीज़ें किसमें, इलस्ट्रेशन के अंदर ही हमें क्या अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना है, अच्छा दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन का प्रयोग करेंगे और उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं। ये हो गया वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्टाइल में वर्ड आर्ट स्थापित कर सकते हैं। अब ये देखिए नीचे लिखा हुआ है वर्ड आर्ट, इस तरीके से कितने सारे तरीके लिखे हुए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको चुन लीजिए, ठीक है, वर्ड आर्ट में, और उस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की डिज़ाइन चेंज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए ड्रॉप कैप, ठीक। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये आपके सामने हो गया ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या हो गया, आपने पूरा सेंटेंस लिख रखा है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये पहला अक्षर आपको डी दिखाई दे रहा है, कैपिटल में दिखाई दे रहा है ना, बाकी सारे आपको नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या करा, इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा, इस पैराग्राफ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, पहला कैपिटल बना दिया। तो ये किससे बनता है, ड्रॉप कैप से बनता है। और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि अगर आपको वर्ड आर्ट के अंदर, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको किसी पैराग्राफ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, स्पेशल इफेक्ट डालना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ऐसे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप आर्ट, तो क्या आंसर हो जाएगा, ड्रॉप आर्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड आर्ट क्यों नहीं होगा, वर्ड आर्ट में क्या काम कर रहे हैं, वर्ड्स में वर्ड, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स के वर्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका अलग अलग तरीके का फॉर्मेट होगा। अब देखिए सिंबल ब्लॉक, सिंबल में इक्वेशन एंड सिंबल्स। अभी क्या है, इक्वेशन, सिंबल, यहाँ क्या काम है, देखो आप ये ना यहाँ पर हर तरीके का काम कर सकें, सिर्फ आपको सिर्फ ABCD नहीं लिखनी है, यहाँ पर आप
मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें, कोई सिंबल लगा सकें, उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। इक्वेशन से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे a+b लिखा आपने होल स्क्वायर कर दिया, तो आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, है ना, और आपको आ नहीं रहा यार कैसे लिखूँगा, तो आप जाएंगे उसमें इक्वेशन में और डायरेक्ट वहाँ से फॉर्मूला चुरा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, है ना, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो आप जैसे इक्वेशन में जाएंगे, ये ऐसे फॉर्मूले लिखे होंगे पहले से ही, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, कॉमन फार्मूलाज हैं, उसको आप उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे और आपकी इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व। सिंबल्स में क्या होगा, अलग अलग तरीके के सिंबल्स होंगे, डॉलर, म्यू, इस तरीके के, है ना, तो ये सारे सिंबल्स क्या है, यहाँ से ले लेंगे, या इसमें इस तरीके के सिंबल्स आपको सारे मिल जाएंगे। ये कहाँ है, ये रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल ब्लॉक्स के अंदर मिल गया आपको इक्वेशन एंड सिंबल्स, ऐसे याद रखना, किस में मिलेगा, सिंबल ब्लॉक्स के अंदर मिलेगा। अब देखिए इक्वेशन में का प्रयोग गणित संबंधी समीकरण लिखने के लिए किया जाता है। इक्वेशन में प्री डिफाइन अर्थात पहले से ही निर्मित होती है तथा यूज़र अपने अनुसार भी डॉक्यूमेंट में स्वयं इक्वेशन बनाकर इंसर्ट कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये प्री डिफाइंड इक्वेशन आपको पसंद नहीं आ रही, आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को a+b नहीं, a-b-c-d वाली इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आपको जैसे भी है, जो भी इक्वेशन बनानी है, लंबी इक्वेशन बनानी है, इनसे काम नहीं बन रहा मेरा। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो लिखी हुई है और ये नहीं लिखी हुई, मान लीजिए ये नहीं लिखी हुई, a² + 2ab + b² नहीं लिखा हुआ था, आपको इसका आगे का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा नहीं करके आप ऐसे बनाएंगे, ये वाली इक्वेशन बना लेंगे और इसको बाद में लगा लेंगे। अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, प्री डिफाइंड भी दे रखा है और अपनी मर्जी से करना चाहे तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अब देखिए सिंबल, इस कमांड की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट में विशेष चिन्ह इंसर्ट कर सकते हैं जो कीबोर्ड पर उपस्थित नहीं है। ठीक है, कोई सिंबल नहीं है तो आप वो इसमें ला भी सकते हैं, और जो पहले से हैं उनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उदाहरण राइट, ट्रेडमार्क, है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रेडमार्क है, कोई कॉपीराइट है, कोई मोबाइल है, एक्सेट्रा, तो आप वहाँ पुट करना चाहते हैं, वहाँ सिंबल आपको नहीं मिल रहा, तो आप अदर से बाहर से उठाकर बाहर से मतलब कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ ला सकते हैं। कॉपी राइट चिन्ह बनाने के लिए Alt+Ctrl+C कुंजी का प्रयोग किया जाता है ना, ये किसके लिए किया जाता है, कॉपी राइट बनाने के लिए, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपीराइट वाले चिन्ह को याद कर सकते हैं। कॉपीराइट कॉपी करने के लिए तो पता ही था अपन को, Ctrl+C दबाएंगे और कॉपीराइट के लिए आगे Alt दबा देंगे, इतना से याद करना है। ठीक है, जब भी अपन ने पढ़ा था, शॉर्टकट की पढ़ी थी, अपन को कॉपी करना हो तो Ctrl+C दबाते थे, याद आ रहा है, और उसके आगे अगर Alt दबा देंगे तो ये अपना राइट बन जाएगा, कॉपीराइट। बस इतना ईजी है समझना और याद करना। ठीक है, अब देखिए पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है भाई, पेज है, जैसे मान लीजिए A4 साइज़ का आपके सामने पेज है, आपने जो भी वर्ड के अंदर लिखा, ये वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ से रामायण लिख दी पूरी। अब इसका पूरा लेआउट चाहते हैं, ये पेज कैसा दिखे, तो उसकी सेटिंग कहाँ से करेंगे, पेज लेआउट से करेंगे, कि ये इस तरीके से दिखाई दे या इस तरीके से लेटा हुआ दिखाई दे। लेटे हुए को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसको खड़े हुए को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया पेज, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है, वर्टिकल। ठीक है, ये याद रखना है कि जो पेज लेआउट पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, हमें थोड़ा डिफ़ॉल्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, वर्टिकल होती है। अब देखिए इसमें थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, इस तरह की आप सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए थीम्स हो गई। थीम्स आप जानते हैं, आपके मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है, जब भी आप कोई नई थीम डाउनलोड करते हैं तो जो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए आपके आइकन्स इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं चौकोर, और आपने थीम चूज़ कर ली कि नहीं ये जितने भी आइकन्स हैं, जैसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये सब आइकन्स ही तो हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में, तो इनके आइकन्स गोल हो जाने चाहिए। तो आपने गोल थीम वाले ले लिया तो ये सब बाद में गोल हो जाते हैं जब आप कोई थीम चेंज कर देते हैं, है ना। उसमें लिखने का तरीका, पैराग्राफ, राइटिंग, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो थीम क्या है, थीम से आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, थीम्स में अब देखो यहाँ पर थीम्स के द्वारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन चेंज की जा सकती है। थीम से संपूर्ण डॉक्यूमेंट के कलर, फ़ॉन्ट, इफेक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से होते हैं, थीम से होते हैं, और थीम्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बस थीम्स में बस आपको तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछेंगे आप। हाँ, उन 4 ऑप्शन से ये ढूंढेंगे ना कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो मिल जाएगा आपको। गलत तो आपको पहले मिल जाएगा और सही में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, और वो भी नहीं रहेगा अगर आप थोड़ा ढंग से वीडियो को सुनेंगे तो। पेज सेटअप ब्लॉक, ठीक है। अब पेज सेटअप ब्लॉक्स में क्या हुआ, जैसे मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया, कॉलम हो गया, तो क्या चीज़ें होती हैं आ जाइए समझाते हैं आपको। देखो पेज सेटअप ब्लॉक, पहला है मार्जिन। अब जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक क्या पेज है। अब इस पेज में अपन ने यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्पेस है ऊपर वाली, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोला जाता है। ये वाली जो स्पेस है
ये अपन ने खाली छोड़ दिया, तो ये अपन ने क्या है मार्जिन छोड़ दिया इतना, ठीक है। अब ये जो मार्जिन छोड़ दिया, क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि यार पेज अट्रैक्टिव भी तो दिखना चाहिए। ऐसे ही अपन क्या करते हैं, लेफ्ट में भी मार्जिन छोड़ देते हैं, राइट में भी छोड़ देते हैं और नीचे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो मैंने डार्क कर दिया है, रेड पेन से कर देता हूँ इसको, ये मैंने रेड पेन से करा है, तो ये सारा क्या हो गया, मार्जिन हो गया, ठीक है। ब्लॉक्स दिख रहे हैं कोई वाले, अब ये मार्जिन हो गया। और आप लिखेंगे कि इसमें इसके बीच बीच में लिखा आ जाएगा सारा, है ना। तो देखो टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। टॉप का मार्जिन कौन सा हो गया, ये वाला जो ऊपर छोड़ा। बॉटम मार्जिन कौन सा हो गया, जो अपन ने यहाँ नीचे छोड़ा, ये वाला नीचे छोड़ा, ये बॉटम मार्जिन हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखो टॉप मार्जिन इंच में निर्धारित होता है। अपन ने देखो अभी पहले देखा था जब अपन ने हेडर एंड फुटर पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा था जो हेडर की हेडिंग आएगी वो कितना 0.5 इंचेस, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं आधा इंच स्पेस छोड़ने के बाद में ऊपर से फिर अपना हेडर लिखा जाता है। और ये अपन जो पेज सेटअप है उसमें डिफ़ॉल्ट इंचेस में होती है, और कितनी होती है, ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो 1 इंच होती है, ठीक है। कितनी होगी, ऊपर 1 इंच छोड़ेगा, नीचे भी 1 इंच छोड़ेगा जगह डिफ़ॉल्ट। और हेडर फुटर में कितना छोड़ेगा, 0.5 इंच छोड़ेगा, 0.5 इंच छोड़ेगा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रत्येक पेज के ऊपर 1 इंच मार्जिन छोड़ता है। यदि डॉक्यूमेंट के लिए कोई हेडर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वह टॉप मार्जिन में प्रिंट होगा, ठीक। अब देखिए बॉटम मार्जिन, ये है मार्जिन, ये हेडर वाली बात आ गई ना, अभी हेडर आपको बताया, तो ये कहाँ उसके अंदर होगा, टॉप मार्जिन के अंदर, जो अपन ने 1 इंच का छोड़ा उसी के अंदर क्या लिखा जाता है, हेडर लिखा जाता है। यह मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होती है। यह डॉक्यूमेंट के फुटर डिफाइन करते हैं, है ना। तो वह बॉटम मार्जिन में प्रिंट होगा। अगर आपने कोई फुटर दे रखा है, कोई डेट दे रखी है ना, कोई टाइम बता रखा है ना, तो उसको वो काम होगा फुटर के अंदर से होगा। अपन ने पढ़ के आए पीछे, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन क्या होता है, लेफ़्ट मार्जिन जैसे मान लीजिए ये किताब है, अब इसमें लेफ़्ट में जो ये छूटा हुआ है इसको लेफ़्ट मार्जिन बोलते हैं। ये जो राइट की तरफ है ये राइट मार्जिन बोला जाएगा, ठीक है, जो मैंने रेड पेन से करके दिया। तो ये वाला लेफ़्ट हो गया, ये वाला राइट मार्जिन हो गया, है ना। और टॉप मार्जिन क्या हो गया, ये ऊपर वाला टॉप हो गया। बॉटम का हो गया, बॉटम नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब इसका टॉप और बॉटम की कितनी हो गई, 1 इंच हो गई। और लेफ़्ट और राइट मार्जिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 1.525 इंचेस होती है ना। ये थोड़ा याद रखना आपको, 1.25 इंचेस होती है लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन, ठीक। अब देखो लेफ़्ट मार्जिन वह स्थान होता है जो वर्ड में पेज के बाईं ओर से स्थान छोड़ता है, बायां और ये वाला हो गया हिंदी में, है ना। और लेफ्ट मार्जिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1.25 इंच होती है। ये याद रखनी है आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट मार्जिन वह मार्जिन होती है जो वर्ड में पेज के दाईं ओर स्थान छोड़ता है, मतलब राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में स्थान छोड़ रहा है, कितना हो गया, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1.25 इंचेस हो गई। अब देखिए गटर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गटर मार्जिन। और यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बने रहते हैं। मतलब अभी तक जितना भी पढ़ कर आए है उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गटर मार्जिन। अगर वर्ड में कहीं से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ गटर मार्जिन से बनता है, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी गटर मार्जिन है। बस इसका नाम ऐसा है कि यार जैसे आप इंडिया में रहते हैं, है ना, तो आप वर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये कोई ढंग की चीज़ है, ठीक है। और वैसे अगर अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं तो और बहुत ज़्यादा ढंग की चीज़ है, बिना इसके तो जीवन चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। परंतु इसको थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। और यहाँ गटर मार्जिन की बाइंडिंग मार्जिन भी कहते हैं। गटर मार्जिन का उपयोग तब किया जाता है जब डॉक्यूमेंट को बाइंड किया जाना हो। बाइंडिंग क्या होता है, देखो कि मेरे पास में बाइंडर है, ये अपन ने क्या करा, ये वाइट पेजेस थे खूब सारे, ये वाले थे ना, इन सबको अपन ने बाइंड कर दिया इस तरीके से, काम कर दिया, ठीक है। ये अपन ने बाइंड कर दिया ये पूरा का पूरा। अब ये बाइंड कर दिया तो आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये तो हो गया इसका लेफ्ट, और इधर वाला हिस्सा हो गया राइट, ठीक है। ये वाला तो हिस्सा लेफ्ट हो गया जहाँ से ये बाइंड हुआ है। कभी भी आप इस बाइंडर को उठाएंगे और इसे बंद करके रखेंगे तो ये वाला जहाँ बाइंड करते हैं ये लेफ्ट हो जाता है ना। और कई लोग क्या करते हैं, ऐसे टॉप होता है तो टॉप से भी बाइंड करवाते हैं, है ना, कहाँ से, ऊपर से भी बाइंडिंग करवा लेते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी गटर पोजीशन क्या होती है, या तो टॉप होगी या लेफ्ट होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो फिर दोबारा बताएंगे आपको, है ना। अब देखो गटर पोजीशन, गटर मार्जिन को बाइंडिंग मार्जिन भी कहते हैं। बाइंडिंग या तो आप लेफ्ट से करेंगे स्पायरल, ठीक है, या फिर आप टॉप से करेंगे, ऐसे स्पायरल करवा के लाते हैं। तो इसी तरीके से उस चीज़ से समझ लीजिए कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, अपन को बाइंडिंग करनी है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं बनाए हैं, या तो अपन टॉप से बाइंड कर सकते हैं या फिर लेफ्ट से बाइंड कर सकते हैं, नीचे से और राइट से बाइंड नहीं करते, ठीक है। बॉटम से और राइट हैंड साइड से बाइंड नहीं करते, या तो टॉप से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसीलिए सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, इसको तो मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा
जिससे आप इसको समझ सकें। अब देखिए गटर मार्जिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और गटर मार्जिन की पोजीशन क्या होती है, टॉप व लेफ्ट होती है ना। ये जो आपने दो पेजों के बीच में इतनी स्पेस छोड़ी हुई है, जब आप बाइंड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इस पॉइंट को भी काउंट कर लेंगे, इस पेजेस को काउंट नहीं करते हैं। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, इस वाले एरिया को काउंट नहीं करते, इसीलिए इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा या फिर टॉप में होगी, और तब आप इसको काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद में जो आप स्पेस छोड़ेंगे उसको काउंट करेंगे, और वो टॉप में कितनी होती है, 1 इंच होती है ना, और लेफ्ट एंड राइट में कितनी होती है, 1.25 इंचेस होती है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको? अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आपका काम हो गया, और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो गटर मार्जिन समझ में आया, गटर पोजीशन समझ में आ गई। गटर किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये दो पेजों के बीच में जो स्पेस होती है, जो अपन जब बाइंडिंग करते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी हुई है ना। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट तो A4 साइज पेपर हो गया ये वाला, पर इसके अलावा जो स्पेस छोड़ी हुई है इनको बाइंड करने के लिए उसको गटर मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ओरिएंटेशन, देखो ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। अपन ने पढ़ा था पोर्ट्रेट मतलब ये सीधा, लैंडस्केप मतलब पेज इस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं लेटा हुआ, है ना। तो ये जो पोर्ट्रेट होता है ये क्या होता है, वो वर्टिकल जो होता है, पोर्ट्रेट भी बोल दीजिए, वर्टिकल बोल दीजिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना। पोर्ट्रेट पेज की ऊंचाई पेज की चौड़ाई से अधिक होती है, लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से अधिक होती है। बस ये लिखा हुआ है, वैसे समझने की बात ये है कि पेज को ऐसे लेटा दीजिए या पेज को ऐसे खड़ा कर लीजिए, है ना। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है, इतना याद रखना है। साइज़, जब डॉक्यूमेंट, क्योंकि एग्जाम में क्या है ये चीज़ें याद नहीं आती, क्या ओरिएंटेशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, पोर्ट्रेट होगी कि लैंडस्केप होगी। कई बार हो जाता है आपको घर पे बैठ के लगता है यार सारी चीज़ें आ गई मुझे, तो पढ़ते हैं जब सबको लगता है, और आप इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो वर्ड के अंदर जो आपका पेज बाय डिफ़ॉल्ट होता है पेज ओरिएंटेशन में, उसकी डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है ना, A3 साइज़ पेपर होता है, A4 साइज़ पेपर होता है। तो इन चीज़ों को क्या एक बार सुन लेना चाहिए और अच्छे से एक बार याद रख लेना चाहिए, तो फिर आपको बार बार सुनने की जरूरत नहीं है ना। जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और फिर क्या है एग्जाम से 1-2 दिन पहले या फिर बीच बीच में भी आप इनको जो भी लेक्चर्स पढ़ा दिए इनको बार बार रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, और ऐसे ही जैसे सोने से पहले आप एक बार चला लीजिए, तो आपको क्या है वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी जो आपने दिन में सुना है। जैसे मान लीजिए आपने दिन में वीडियो देख लिया, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, अब रात में सोने से पहले वापस से वीडियो चलाइए, 2x पे चला लीजिए, 1.5 पे चला लीजिए, और बस उसको लगा के आंख बंद करके लेटे रहिए, आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी सारी सारी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वर्ड एक पेपर साइज लेता है, ठीक है। सामान्यतः पेपर का आकार कितना होता है, 8x11 इंचेस का होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होती है पेपर की, 1/4 लेटर, मतलब एक जो लेटर पेपर लिखते हैं वो कितना होता है, एक A4 साइज पेपर होता है। अब देखो कॉलम, वर्ड में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को 2 या 2 से अधिक कॉलमों में मैनेज करने का कार्य करता है। कॉलम कमांड की सहायता से कॉलमों के मध्य लाइनें भी खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए आप इस वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने एक कॉलम बना दिया, आपने पूरी कहानी लिखी, कहानी लिखने के बाद यहाँ पे एक कॉलम बना दिया, ये दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरा कॉलम बना दिया। अब इनमें अलग अलग डेटा को कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर उसके बारे में लिख सकते हैं, और इनके बीच में आप चाहें तो लाइनें भी खींच सकते हैं। ये चीज़ बता रहा है, इसमें प्रत्येक कॉलम की अलग अलग चौड़ाई दी जा सकती है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेज बैकग्राउंड से हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये माइक्रोसॉफ्ट लेक्चर का कौन सा 5th पार्ट होगा ये, और ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए। और अगर आपको देखो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, गंदा लग रहा है तो गंदा बताइए, जैसा भी लग रहा है वैसा बताइए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको नेक्स्ट लेक्चर जो माइक्रोसॉफ्ट इसका 5th पार्ट आएगा, ये कल सुबह 7 AM पे मिल जाएगा, ठीक है, 7 बजे मिल जाएगा ये आपको लेक्चर। तो आज जैसे मान लीजिए आज 4 तारीख है, तो 15 नवंबर 2022 को ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, सुबह 7 बजे। और अपने जीवन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ करें, पॉजिटिव कोटेशन के साथ करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, जो जीवन में आपको बहुत आगे लेके जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, है ना, बाय।